गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स नाइन्थ क्लास के लिए हम एसएसटी में थर्ड चैप्टर कर रहे थे इको सब्जेक्ट में। और थर्ड चैप्टर की 2 वीडियोज़ या 2 पार्ट हम कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम करेंगे और मैं ट्राई करूँगी कि इसी वीडियो के अंदर आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए। तो स्टूडेंट्स, हमने जो पीछे का सिलेबस पढ़ा था इसी चैप्टर में से, वो वहाँ तक पढ़ा था कि इंटरस्टेट जो डिस्पैरिटीज़ हैं, अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में जो गरीबी है उसका प्रोपोर्शन अलग अलग है। ये चीज़ें हमने देखी थी कि बिहार, उड़ीसा है, ये सबसे गरीब राज्यों में आते हैं। केरला है, ये अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के कारण ये गरीब राज्यों में नहीं आता है। पंजाब, हरियाणा ग्रीन रिवोल्यूशन को यूज करके उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा इन 2 या 3 राज्यों ने ही उठाया है। तो ये भी गरीबी रेखा में नहीं आते हैं, मीन्स गरीब राज्य नहीं है। अब इसी तरीके से ये जो नीचे वाला पैसेज है इन कंपैरिजन वाला, इसके अंदर भी यही चीज़ें बता रखी हैं कि जो पॉवर्टी है वो केरला के अंदर डिक्लाइन हुई है, कम हुई है, तमिलनाडु में कम हुई है, गुजरात में कम हुई है, वेस्ट बंगाल में कम हुई है। और हुई कैसे है यहाँ पर कम? वो इसलिए हुई है, एक तो यहाँ पर भूमि सुधार किया गया है। जैसे पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लैंड रिफॉर्म किया गया है। लैंड रिफॉर्म का मतलब है कि जो ज़मीन किसी इंसान के पास हो सकता है कि ज़मीन 100 एकड़ हो या फिर उससे ज़्यादा हो, और किसी के पास कुछ भी ना हो, तो सरकार क्या करती है, वो ज़मीन कुछ खरीद लेती है और वो रीडिस्ट्रीब्यूशन कर देती है। जो गरीब या लैंडलेस पर्सन होते हैं गांव के अंदर या शहरों के अंदर, उनको ये प्रोवाइड करवा दी जाती है ज़मीन। तो वहाँ का जो एरिया है इस तरीके से सुधर जाता है या वहाँ की गरीबी ऐसे ख़त्म हो जाती है। और अगर बाकी स्टेट्स की अगर हम बात करें तो ह्यूमन रिसोर्सेज में डेवलपमेंट किया है उन्होंने, मीन्स ह्यूमन रिसोर्सेज को बढ़ाया है, लोगों की स्किल को बढ़ाया है, लोगों को मतलब जो वर्क है वो टेक्निक्स है वो करना सिखाया है। तो ह्यूमन कैपिटल जो है उसको इंक्रीज किया है, मीन्स इंसान के मतलब जो ह्यूमन कैपिटल हमारी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। अब आगे हम पढ़ते हैं ग्लोबल पॉवर्टी स्नैरियो। अब ये जो पीछे वाला स्नैरियो हमने देखा है, परिदृश्य जो हमने देखा है, वो हमारे इंडिया का था कि किस स्टेट में कितनी गरीबी है, क्यों है, और जहाँ नहीं है तो वहाँ पर क्या क्या किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम एक चैप्टर आता है, आई थिंक 7th क्लास में है, तो उसमें भी ये चीज़ें दिखाई गई हैं। वहाँ पर भी एक देश का जिक्र किया गया है, उस देश में भी कोस्टा रिका देश का नाम है। उसमें भी क्या बताया गया है कि जो हेल्थ है वहाँ हेल्थ कंडीशन बहुत बढ़िया है, मतलब वहाँ लोग बीमार बहुत कम होते हैं और हेल्थ कंडीशन बहुत अच्छी है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर आर्मी के ऊपर पैसा नहीं लगाया जाता है, आर्मी की वो ज़रूरत नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि हमें शांति से रहना है तो हमें आर्मी की ज़रूरत नहीं है, और वो आर्मी के ऊपर पैसा ना लगाकर हेल्थ के ऊपर पैसा लगाते हैं, मूलभूत आवश्यकताओं के ऊपर पैसा लगाते हैं। तो वो इस तरीके से अपनी हेल्थ कंडीशन को सुधार लेते हैं। तो सबका अपना अपना अलग तरीका है। तो यहाँ पर हम ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो की अगर बात करें तो ऐसा माना जाता है वर्ल्ड लेवल के ऊपर कि जो पॉवर्टी लाइन है वो किस तरीके से शो की गई है, डिफाइंड बाय द वर्ल्ड बैंक एज लिविंग ऑन लेस देन $1 पर डे। $1 पर डे हैज़ फॉलन फ्रॉम 28% in 1990 to 21% in 2001। देखो यहाँ पर जो पॉवर्टी है उसकी जो सीमा रेखा रखी गई है वो ये है कि अगर एक इंसान $1 एक दिन में कमा लेता है तो वो गरीबी रेखा से नीचे नहीं रहता है। और ये जो गरीबी जो है वो 28% थी वर्ल्ड लेवल के ऊपर, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, और 2001 में ये 21% रह गई है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये डेटा आपको किसी बुक में अलग मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये $1 के अकॉर्डिंग बोला गया है, लेकिन आपको साइड में लिखा हुआ दिख रहा होगा $1.9 के हिसाब से भी कहीं पर ये डेटा आपको अलग मिल सकता है। ठीक है, सो डोंट बी कंफ्यूज। अब आगे देख लेते हैं हम इसमें क्या दिया हुआ है। ग्लोबल पॉवर्टी को डिफाइन अच्छे से किया हुआ है। सबसे जो अमीर शहर हैं, अमीर देश हैं, उनके बारे में जिक्र किया हुआ है। यहाँ चाइना को लिया गया है। चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एज अ रिजल्ट अ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मैसिव इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इन्होंने क्या किया भाई, यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है और ह्यूमन रिसोर्सेज के जो डेवलपमेंट है वो किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट इसमें की जा रही है। चाइना की अगर बात करें तो गरीबी की प्रतिशत घटी है, साथ साथ यहाँ पर संख्या भी दी हुई है कि
जो पहले 1981 में 606 मिलियन हुआ करती थी, वो 2000 में 212 मिलियन हो गई है। यहाँ फिर बाकी स्टेट जो कंट्रीज़ हैं वो भी दी हुई हैं, जैसे साउथ एशिया में कौन कौन से कंट्रीज आती हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उनके बारे में ये बात की गई कि यहाँ भी डिक्लाइन तो हुआ है, गरीबी घटी तो है, लेकिन पूरे तरीके से गरीबी जो है वो नहीं घटी है। अब नेक्स्ट पेज के ऊपर ही आपको एक टेबल दिखाई गई है। इस टेबल में आपको डेटा दिया हुआ है कि कहाँ कितनी गरीबी है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई हुई है, बट ये इंडिया लेवल की है, ध्यान रहे, ठीक है। पहले ये नीचे वाली चीज़ें हम देख लेते हैं कि अभी हमने पढ़ा कि चाइना के अंदर बहुत रैपिडली जो है डाउन गई है गरीबी की जो दर है, लेकिन बाकी जो देश हैं उनमें नहीं गई। यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, साफ साफ पता चल रहा है इससे कि 475 मिलियन से सिर्फ 428 मिलियन ही कम हुआ है इन सालों के बीच में। जो पीछे की अगर हम बात करें तो 606 से लेकर 200 कुछ तक रह गया था, तो काफ़ी गैप आ गया था, लेकिन यहाँ पर इतनी कम नहीं, कम हुई है बट उतनी तेज़ी से नहीं हुई है, तेज़ गति से नहीं हुई है। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो पॉवर्टी इन इंडिया इज ऑल्सो शोन हायर देन द नेशनल एस्टिमेट से तो ज़्यादा है यहाँ पर गरीबी, ठीक है। मतलब नेशनल एस्टिमेट जो लगाया गया है विश्व स्तर पर, जो मतलब जो राष्ट्रीय स्तर पर है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी देखने को मिलती है। अब इस टेबल को देखोगे तो डियर स्टूडेंट आप बड़ी आसानी से समझ जाओगे कि ये डेटा पहले ध्यान रखना कि 2001 और 2002 का डेटा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो उड़ीसा को सबसे ज़्यादा गरीब, बिहार उससे कम, फिर मध्य प्रदेश, आसाम, त्रिपुरा, ऐसे करते करते ये सारे के सारे स्टेट्स लगभग स्टेट दिखाए हुए हैं, और बीच में ऑल ओवर इंडिया की जो परसेंटेज है वो भी दिखाई हुई है। बट डियर स्टूडेंट ध्यान रखना, ये डेटा 2001 और 2 का है। 11 और 12 की अगर हम बात करें तो बिहार थोड़ा नीचे आ गया है, ऊपर चला गया है, और उड़ीसा थोड़ा नीचे आ गया है। ये पीछे भी मैंने आपको समझाई है कि बिहार की हो गई है 33 पॉइंट कुछ है, और उड़ीसा की हो गई है 32, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको साफ पता चल रहा होगा कि बिहार अब ज़्यादा गरीब स्टेट में आता, मतलब मोस्ट है ये। अब आगे हम देखते हैं कि सब सहारन अफ्रीका की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा गरीब इसको माना जाता है। पॉवर्टी है यहाँ पर इनफैक्ट रोज फ्रॉम 41%, ये 1981 में 41% थी और 46 हो गई है 2001 में, मतलब गरीबी यहाँ पर बढ़ गई है। लैटिन अमेरिका की बात करें, द रेशो ऑफ पॉवर्टी रिमेन द सेम, यहाँ लगभग सेम ही रहा है, कोई ज़्यादा चेंजेज आए नहीं है। पॉवर्टी हैज़ बीन ऑल्सो रीसर्फेस इन सम ऑफ द फॉर्मर सोशलिस्ट कंट्री लाइक रसिया, ये जो समाजवादी जो कंट्रीज हैं जैसे रसिया है जहाँ समाजवाद है, यहाँ पर भी गरीबी जो है पहले नहीं हुआ करती थी, एग्जिस्टेंट अर्लियर नॉन एग्जिस्टेंट, ठीक है, पहले नहीं थी लेकिन अब बढ़ गई है। तो अलग अलग देश की अलग अलग हालत है गरीबी के मामले में। टेबल 3.2 जो है वो हमें शो करती है हमारे इंडिया का जो स्ट्रक्चर है गरीबी का, वो हमें शो करती है। टेबल 3.2 शो द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग अंडर पॉवर्टी इन डिफरेंट कंट्रीज एज डिफाइंड बाय द इंटरनेशनल पॉवर्टी, ये आगे का जो पार्ट है 3.2 का 1 का जो पार्ट है ये सेकंड पार्ट है, उसमें दिखाया गया है। ये साइड में देख लीजिए आप, यहाँ दिया हुआ है कि नाइजीरिया में कितने % लोग हैं, बांग्लादेश में, इंडिया में, पाकिस्तान में, चाइना में, ब्राज़ील में, इंडोनेशिया में, श्रीलंका में। और इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया से ऊपर या इंडिया से नीचे, मीन्स इंडिया से अच्छी स्थिति इन देशों की है और इंडिया से बदतर स्थिति इन देशों की है, ऐसा कई बार पूछा जाता है। अब पिछले साल भी इस क्वेश्चन को पुट किया गया था। अब है द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन कॉज द रिडक्शन ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग ऑन लेस देन $1 अ डे टू हाफ द 1990s लेवल बाई 2015। ये जो द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है, इसका लक्ष्य जो रखा गया है यूनाइटेड नेशन का, इसमें ये बोला गया है कि 1990 में जो लेवल है गरीबी का उसको 2015 तक हाफ कर दिया जाएगा। सीधी सी बात है कि इसको कम कर दिया जाएगा, गरीबी को आधा कर दिया जाएगा, ये सोचा गया था। लेकिन अब ये जो डेट है
2030 रख दी गई है। लक्ष्य कहाँ तक का रखा गया है कि 2030 तक जो गरीबी अब है उसको आधा करने की पूरी कोशिश की जाएगी, मीन्स गरीबी को कम किया जाएगा। और ये डेटा आप देख लीजिए, यहाँ पर ये साफ आपको दिया हुआ है। अब हम जो नेक्स्ट है हमारा जो पोर्शन है वो देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ आपको ग्राफ दिखाए हुए हैं और ग्राफ को देखने से साफ पता चल जाता है कि क्या क्या कंडीशन रही है गरीबी की। अब यहाँ पर देखिए आपको कंट्री वाइज दिखाया हुआ है, 1981 से लेकर 2001 का है ये डेटा। इसमें दिखाया हुआ है लेटिन अमेरिका की बात अगर हम करें तो कुछ ज़्यादा कमियां नहीं आई हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट आप न्यू बुक देखेंगे तो 10% से लेकर 4% पर रह गई है। समझ में आया आपको? मैंने यहाँ लिखा हुआ कि 2015 की अगर हम बात करें, 2001 का डेटा है, 2015 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गरीबी जो पहले 10% हुआ करती थी अब सिर्फ 4% रह गई है। इसी तरीके से चाइना में बहुत गरीबी थी और काफ़ी हद तक घट गई है। तो ऐसे दिखाया हुआ कि कहाँ पर घटी है और कहाँ पर बढ़ी है। अब सब सहारन अफ्रीका को देखिए, इसकी गरीबी बढ़ गई है, मतलब सब सहारन अफ्रीका अब और भी ज़्यादा गरीब हो गया है। अब आगे जो है ये इस टेबल में देखिए आप, यहाँ क्या दिखाया हुआ आपको, यहाँ नंबर दिखाए हुए हैं, ठीक है, इन मिलियन। यहाँ जो पॉवर्टी लाइन रखी गई है वो $1 पर डे की रखी गई है और उसके अकॉर्डिंग दिखाया हुआ है कि कितने जो मिलियन लोग हैं वो जो देशों के अंदर गरीबी रेखा में आते हैं। यहाँ 91 से लेकर 2001 अगर साउथ एशिया की बात करें तो सेम रही है कंडीशन। और अगर हम बात करें चाइना की तो कभी लगभग ये 11 ये हो जाएगा 1000 है यहाँ पर 1100 मिलियन से और काफ़ी घट गई है। ऐसे आप देखते जाओगे तो ये गरीबी जो है घटती गई है। ये बाकी के जो देश हैं उनके बारे में भी ये चीज़ें दी हुई हैं। सेम कहाँ रही है? साउथ एशिया में सेम रही है। अब ये दोनों डेटा देखने से हमें पता चल जाता है कि कहाँ पर गरीबी कम हुई है। ठीक है, अब आगे का जो मटेरियल है या हमारा आगे का जो पोर्शन है हमारे चैप्टर का, हम वो देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम जब स्टार्ट कर रहे थे इस चैप्टर को, स्टार्ट करते ही फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने बताया था आपको कि जो पॉवर्टी है उसके रीजन वहाँ पर शॉर्ट में दिए हुए थे, लेकिन यहाँ डिटेल में आपको रीजन्स दिए गए हैं कि गरीबी के कारण क्या है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मानी गई हैं। अब हम स्टार्टिंग करते हैं कॉलोनियल पीरियड से। जब अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था तो ऐसा माना जाता है कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने ट्रेडिशनल जो हैंडीक्राफ्ट जो है उनको ख़त्म कर दिया था। जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उनको ख़त्म कर दिया था, जिसके कारण लोग गरीब हो गए थे। जो हाथ से कपड़ा बनाने का काम जो किया जाता था ना हमारी जनता के द्वारा, हमारे देश के लोगों के द्वारा, उसको बंद कर दिया था। बड़ी बड़ी मशीनों का आयात कर लिया था अंग्रेज़ों ने और इसके कारण इनका जो है काम बंद हो गया था। तो गरीबी फैल गई थी, इन्हें अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल पाती थी इनकम को गेन करने की। अब दूसरी बात ये है कि जो पॉपुलेशन है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगी थी और इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए बहुत बड़े कदम उठाए जाने की कोशिश की जा रही थी, बट ये सारी चीज़ें हैं जो हैं कंट्रोल से बाहर हो गई थी। अब अगर हम बात करें इन दोनों ही चीज़ों की, एक तो लोगों के पास काम नहीं है, दूसरा पॉपुलेशन बढ़ रही है, इन दोनों ही चीज़ों ने बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी। पर कैपिटा इनकम है वो बहुत लो हो गई थी, प्रति व्यक्ति आय बहुत लो हो गई थी। इन दोनों ही चीज़ों की फेलियर के कारण क्या हो जाता है, लंबे समय तक ये सारी चीज़ें रहने के कारण एक चक्कर सा बन जाता है गरीबी का। लंबे समय तक अगर किसी को कोई काम नहीं मिलता है और लंबे समय तक पॉपुलेशन किसी देश की बढ़ती चली जाती है तो देश के अंदर गरीबी आ जाती है। अब हम आगे बात करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन की। ग्रीन रिवॉल्यूशन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल निकल कर आया था, मतलब गरीबी को कम करने के लिए एक बहुत ही अच्छी ये पहल थी, बट ये पहल सिर्फ 2 से 3 राज्यों के अंदर ही शुरू की गई, जैसे हरियाणा, पंजाब और यूपी। इन 3 राज्यों ने इस ग्रीन रिवॉल्यूशन का फ़ायदा उठाया और बाकी जो राज्य हैं वहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है इतने बड़े एरिया में इसको यूज़ नहीं किया गया। खेती के अंदर नए नए जो इक्वाइपमेंट है वो नहीं यूज किए गए। इसके बाद है द इंडस्ट्रीज, बोथ इन द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर डिड प्रोवाइड सम जॉब्स। कुछ जॉब्स प्रोवाइड कर देते हैं, बट दीज वर नॉट इनफ टू ऑब्जर्व ऑल द जॉब सीकर। लेकिन हर किसी के लिए ये पर्याप्त नहीं
होती हैं, जॉब प्रोवाइड की जाती है उद्योगों के द्वारा, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, लेकिन सभी को जॉब नहीं मिल पाती। लोग गांव छोड़कर सिटीज़ में आ जाते हैं और सिटीज़ में जब उनको इस तरीके की जॉब नहीं मिल पाती, फिर वो या तो रिक्शा चलाने लगते हैं या फिर वो गली गली जो वेंडर्स होते हैं घूमकर जो चीज़ें बेचते हैं वो काम करने लगते हैं, या फिर वो कंस्ट्रक्शन जो वर्कर हैं वो बन जाते हैं, चिनाई पर जो मजदूरी का काम करते हैं वो बन जाते हैं, या फिर किसी के घर में नौकर बन जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें चलती रहती हैं, जिसके कारण वो इनकम इतनी गेन नहीं कर पाते कि वो अपने परिवार को भरण पोषण के अलावा अपनी कुछ सेविंग भी कर सकें। विद द इरेगुलर स्मॉल इनकम, उनकी स्मॉल इनकम होती है, इसलिए वो नहीं चीज़ें जो हैं वो खरीद पाते हैं, एक्सपेंसिव हाउसेज है वो नहीं खरीद पाते हैं, वो इसलिए आउटस्कर्ट जो होते हैं सिटीज़ की, मतलब शहर का जो बाहरी एरिया होता है वहाँ पर बस्तियों में रहना स्टार्ट कर देते हैं। अब आगे की बात अगर हम करें तो दूसरा एक और जो कारण है वो क्या बताया गया है, ह्यूज इनकम इनइक्वालिटी। जो इनकम है वो इनइक्वल है, मतलब बराबर नहीं है लोगों की इनकम, एक काम के लिए बराबर इनकम नहीं है। और जो रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी सही नहीं है, किसी को चीज़ें मिल जाती हैं और किसी को नहीं मिलती हैं। आजकल भी ये चीज़ें देखने को हमें मिल रही है। डिस्पाइट मैनी पॉलिसीज वी हैव नॉट बीन एबल टू टैकल द इशू इन अ मीनिंगफुल मैनर। हमने बहुत सारी पॉलिसीज़ नीतियाँ जो है लागू कर रखी हैं हमारी सरकार ने, लेकिन फिर भी इस इशू को टैकल नहीं किया गया है, इस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं किया गया है। अब इसमें मेजर पॉलिसीज़ हैं इनिशिएटिव लाइक लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म की अगर बात करें तो इसके अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, ज़मीन का असेस जो है वो गरीब लोगों में बांट दी जाती है, बट प्रॉपरली ये सभी जगह लागू नहीं हुआ, इम्प्लीमेशन इसका नहीं हुआ। अगर ये चीज़ हर जगह इम्प्लीमेंट हो जाती, इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाता, तो रूरल पुअर्टी है वो इम्प्रूव हो जाती, जो गांव की गरीबी है वो इम्प्रूव हो जाती। अब आगे और देखिए, इसके और भी बहुत सारे रीजन दिए हुए हैं। मैनी अदर सोशियो कल्चर्स एंड इकोनॉमिक फैक्टर ऑल्सो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी। ये भी रिस्पॉन्सिबल है पॉवर्टी के लिए। इन ऑर्डर टू फुलफिल सोशल ऑब्लिगेशन एंड ऑब्जर्व religious ceremonies, people in India including the very poor spend a lot of money। यहाँ अगर हम बात करें सोशल ऑब्लिगेशन की और रिलीजियस सेरेमनी की, धर्म और समाज के अंदर भी गरीबी हमारी व्याप्त है। इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। पीपल इन इंडिया इंक्लूडिंग द वेरी पुअर, जो बहुत गरीब है, स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा पैसा वो खर्च करते हैं। स्मॉल फार्मर नीड मनी टू बाय एग्रीकल्चर इनपुट लाइक सीड्स। उसे ज़रूरत होती है पैसे की कि वो खेती के अंदर यूज होने वाले जो इक्वायरमेंट हैं, बीज वगैरह हैं, उन सबको खरीद सके, बट उनकी सेविंग इतनी नहीं होती है कि वो ये सारी चीज़ें खरीद लें, तो वो बोरो कर लेते हैं पैसा उस समय जब खेती की जुताई की जाती है। और खेत जब जोते जाते हैं तब बोरो कर लेते हैं, फिर वो आगे खेती में जो उत्पादन कम होने की वजह से चुका नहीं पाते हैं, तो वो विक्टिम ऑफ इनडेप्टनेस हो जाते हैं, मतलब वो कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। डियर स्टूडेंट, अब जो आगे का हमारा पोर्शन है वो है एंटी पॉवर्टी मेजर्स। जो गरीबी है उसको ख़त्म करने के लिए क्या क्या किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको डिटेल में ना पढ़ाकर आपको जो योजनाएं सरकार ने चला रखी हैं उनके बारे में मैं आपको ये सारी चीज़ें बता दूंगी, जिसके अंदर हर चीज़ जो है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। इसमें पहले ये बताया गया कि इस चीज़ को, प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए पहले तो प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ानी पड़ेगी, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम चालू करने पड़ेंगे। इस पैसेज में हमें ये बताया गया है कि जो गरीबी है, पर कैपिटा इनकम है, 30 सालों के बाद भी उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, और सरकार ने इन्हीं चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, इसी पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए कुछ स्कीम्स चलाई है। वो स्कीम्स जो है डियर स्टूडेंट्स, वो आपको मैं सारी की सारी स्कीम करवा देती हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो स्कीम है उनको मैंने आपके जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं, उन नोट्स में फर्स्ट पेज के ऊपर, 3rd चैप्टर में फर्स्ट पेज के ऊपर इनका ईयर, इनकी शॉर्ट फॉर्म, इनका पूरा नाम जो है मैंने आपको दे रखा है। अब पहली जो है हम उसी को देख लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा। ये नरेगा जो है आप गाँव में देखते होंगे, क्या होता है नरेगा। ये एक्ट 2005 में आया था, और 2005 में जब ये एक्ट आया था तो इसमें 100 दिन का काम जो है
श्योर किया गया था कि गांव में 100 दिन का काम दिया जाएगा मजदूरों को। स्टार्टिंग में सिर्फ ये 200 डिस्ट्रिक्ट में ही लागू हुआ था, लेकिन बाद में इसको 600 डिस्ट्रिक्ट्स में लागू कर दिया। और 1/3 जो है इसका पार्ट रिजर्व किया गया है वुमेन के लिए। वीमेन जो है वो इसमें 1/3 जो है काम करती है, बाकी जो पार्ट है वो पुरुष कर लेते हैं। मतलब ये रिजर्व है, बाकी जो उस पर काम किया जा सकता है। अब इसमें क्या क्या, इसके लिए एक फ़ंड बनाया गया है। उस फंड के अंदर से पैसे दिए जाते हैं मज़दूरों को। अगर उनको 15 दिन तक सरकार कोई काम प्रोवाइड नहीं करवाती है तो उनको फिर भी फंड उनकी जो पे है वो उनको दी जाती है। और डियर स्टूडेंट ध्यान रहे, ये नरेगा जो है अब इसका नाम बदलकर मनरेगा हो गया है। आगे एम्प्लॉयमेंट से आगे महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसका नाम बन गया है। और ये आया तो 2005 में था, लेकिन जब महात्मा गांधी नाम इसके साथ जुड़ा, जब ये मनरेगा बना वो 2009 में हुआ है, 2 अक्टूबर 2009। इस डेट को आप राइट कर लें, बुक में ये चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं। अब आगे जो है सेकंड जो प्रोग्राम है सरकार ने क्या चलाया है, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम NFWP। इसके अंदर क्या होता है कि काम के बदले अनाज प्रोवाइड करवाया जाता है। काम जब मिल जाता है लोगों को तो उसके बदले पैसे की बजाय उनको जो है अनाज प्रोवाइड करवाया जाता है। और ये ऐसा रखा गया था, माना गया था कि 2004 में आया था, तब तक नरेगा नहीं आया था। तो 2004 में ही आया था और ये बोला गया था कि नरेगा आते ही इस चीज़ को उसी के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, ये प्रोग्राम इसी के अंदर ऐड हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, ये दो जो स्कीम हम कर चुके हैं। अब थर्ड स्कीम को आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना PMRY। इसके अंदर क्या होता है, ये कब आई थी, ये 1993 में स्टार्ट हुई थी और ये क्वेश्चन इस बार पेपर में आया हुआ था। और इसके अंदर क्या बताया गया है, इसका एम यही था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट किया जाए। जो लोग एजुकेटेड हैं उनको एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड करवाई जाए, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में या फिर छोटे कोई बिजनेस के लिए हेल्प की जाए। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP was launched in 1995. The aim of the program, सेम एम है दोनों के। जो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना है उसका भी सेम ही एम है और इसका भी सेम ही एज है। अ टारगेट फॉर क्रिएटिंग 25 lakh न्यू जॉब्स हैज़ बीन सेट अप फॉर द प्रोग्राम अंडर द 10th 5-year प्लान। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये बोला गया था कि 25 लाख नई जॉब प्रोवाइड करवाई जाएंगी। वो किसके अंतर्गत बोला गया था, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंदर। अब आगे है प्लान, ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY। लॉन्च कब हुआ था, ये 1999 में। इस प्रोग्राम में क्या होता है कि जो पुअर फैमिलीज हैं, जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, द प्रोग्राम एम्स एट ब्रिंगिंग द असिस्टेड पुअर फैमिलीज अबव द पॉवर्टी लाइन बाय ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थ्रू अ मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडी अंडर द प्रधान। ये एक आगे की चीज़ है, पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। स्वर्ण जयंती ग्राम योजना के अंदर कि गांव के अंदर ग्रुप बनाए जाते हैं जो पॉवर्टी लाइन से थोड़ा सा ऊपर है, वो गरीब भी नहीं है पॉवर्टी लाइन के अकॉर्डिंग, लेकिन वो इतने अमीर भी नहीं है। तो उनके लिए ग्रुप बनाए जाते हैं जिनको बैंक के द्वारा हेल्प दी जाती है और गवर्नमेंट उनको सब्सिडी भी देती है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इसके अंदर किसी भी गाँव को उदय करने के लिए, मतलब गांव का उदय मतलब गांव का विकास करने के लिए वहाँ पर एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती हैं। अब है आगे AAY अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना वो है डियर स्टूडेंट, जब किसी को जो पॉवर्टी लाइन से बिलो होते हैं या जो कोटे के अंदर आपने राशन मिलते हुए देखा होगा, वो इसी योजना के अंतर्गत मिलता है। इस योजना को डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में ज़रूर पढ़ेंगे। तो ये जितने भी प्रोग्राम हैं, इन प्रोग्राम का रिजल्ट जो है वो मिक्स्ड रहा है। कहीं पर इन चीज़ों को पॉजिटिव वे से लिया गया, अच्छे से इम्प्लीमेंट इनको किया गया, तो गरीबी वहाँ पर कम हुई है। अब आगे जो बता रखी बातें वो ये बता रखी कि द चैलेंजेस अहेड, आगे क्या चैलेंजेस हमें देखने को मिल सकती हैं। पोवर्टी है सर्टेनली डिक्लाइन इन इंडिया, निश्चित रूप से कम हुई है, बट डिस्पाइट द प्रोग्रेस पोवर्टी रिडक्शन रिमेन इंडियाज मोस्ट कंप्लेनिंग चैलेंज। लेकिन प्रोग्रेस उतनी ज़्यादा नहीं हुई है, ये कंप्लेन करने वाली बात है, मतलब कंप्लेनिंग चैलेंज है। वाइड डिस्पैरिटीज इन पॉवर्टी आर विजिबल बिटवीन रूरल एंड अर्बन।
बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है हमें गांव और शहर। अब इनके बीच में काफ़ी सारा अंतर हमें देखने को मिल जाता है, अलग अलग स्टेट में हमें अंतर देखने को मिल जाता है। इकोनॉमिक या सोशल ग्रुप जो है वो भी वल्नरेबल अपने आप को फील कर रहे हैं, असुरक्षित तो अपने आप को फील कर रहे हैं। पॉवर्टी रिडक्शन जो है एक्सपेक्ट किया गया है कि वो बेटर जो प्रोग्रेस है उसमें होगी, बट ये चीज़ें भी नहीं हुई हैं। और ये सोचा गया था जो हमारे आगे जो 10 से 15 साल आएंगे उनमें ये सारी चीज़ें सोल्व हो जाएंगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब यही सारी चीज़ें हैं वो काफ़ी दिनों तक चलती रही हैं। दिस वुड बी पॉसिबल मेनली ड्यू टू हायर इनकम ग्रोथ। और ये जो चीज़ें हैं प्रॉब्लम चलती रही हैं, ये कैसे टैकल की जा सकती हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाकर, स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, पूरे विश्व में एलिमेंट्री एजुकेशन को फ्री कर दिया जाए, पॉपुलेशन को घटाया जाए, तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी, ऑफिशियल डेफिनेशन however captures only a limited part of what poverty really mean to people. It is about a minimum subsistence level of living rather than a reasonable level of living. एक ऑफिशियल डेफिनेशन का मतलब ये है कि जो मिनिमम है उसको माना जाता है, जो रीजनेबल है उसको बिल्कुल भी नहीं माना जाता। जो कम स्तर है उसको लिया गया है कि आपके पास ये चीज़ें नहीं है तो आप गरीब हैं, अदरवाइज आप नहीं है। लेकिन जो रीजनेबल जो होनी चाहिए उन चीज़ों को नहीं शो किया गया है। Many scholars advocate that we must broaden the concept into human poverty. उन्होंने कहा कि हमें इस कंसेप्ट को वाइड कर देना चाहिए। जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि पहले रोटी कपड़ा मकान को माना जाता था, अब उसके अंदर एजुकेशन, हेल्थ, जो हमारे आसपास का माहौल है, साफ़ सफाई है, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड होने लगी हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल में हैव बीन एबल टू फीड देमसेल्फ, बट डू दे हैव एजुकेशन और शेल्टर? बहुत सारे लोग अपने आप का पेट तो भर लेते हैं। जैसे अगर आप बात करोगे भिखारी की, तो वो अपना पेट दोनों टाइम भर लेता है, लेकिन क्या उसके पास अपना घर, अपने लिए एजुकेशन होती है? तो ये सारी चीज़ें मतलब उसका पेट तो भर जाता है लेकिन बाकी चीज़ें नहीं होती। तो क्या हम इसे मतलब किस तरीके से हम देखना चाहेंगे? तो गरीबी की जो डेफिनेशन है उसको ही हमें वाइड करना होगा। और हेल्थ केयर है क्या उसके पास है? जॉब सिक्योरिटी उसके पास है? और सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या उसके पास है? आर दे फ्री फ्रॉम कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, क्या वो जाति के भेदभाव से परे हैं? क्या उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होता? क्या लिंग के आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होता? इन द प्रैक्टिस ऑफ द चाइल्ड लेबर स्टिल कॉमन, और चाइल्ड लेबर तो बिल्कुल कॉमन है, जहाँ देखो छोटे बच्चे काम करते हुए मिल जाते हैं। वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस शो दैट विद डेवलपमेंट द डेफिनेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स पॉवर्टी ऑल्सो चेंज, बिल्कुल हुई है ये चीज़ें, डेफिनेशन चेंज हुई है वर्ल्ड लेवल के ऊपर। इरेडिक्शन ऑफ पॉवर्टी इज ऑलवेज अ मूविंग टारगेट, होपफुल वी will be able to provide the minimum necessary in term of only income to all people by the end of the next decade. हमारी यही होप है कि अगले दशक तक जो है नेसेसरी, जो मिनिमम नेसेसरी टर्म जो है वो लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाए, तो जो गरीबी है वो कम हो जाएगी। But the target will move on the many of the bigger challenges that still remain. जो टारगेट है वो अब भी ऐसा का बना हुआ टारगेट हम रख तो लेते हैं। जैसे पीछे बहुत सारे टारगेट हमने देखे कि 2015 तक ये हो जाएगा, 17 तक ये हो जाएगा, बट वो टारगेट आगे बढ़ा दिए जाते हैं। जैसे कि 2030 तक कर दिया है गरीबी को कम करने का जो टारगेट है, तो ये टारगेट आगे बढ़ा दिए जाते हैं, ऐसे के ऐसे ये रह जाते हैं। एंड अचीविंग जेंडर इक्वालिटी, और ये चीज़ें तो बिल्कुल नहीं मिल पा रही है लोगों को। गरीबी कम हो जाए तो उनका जो जेंडर इक्वालिटी है, डिग्निटी है, ये सारी चीज़ें भी उनकी जो है उनको इक्वालिटी भी प्रदान करनी है, उनकी गरिमा को भी बना के रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर को आप डीपली पढ़ेंगे और ध्यान रहे, आज ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज और कल इस चैप्टर को आप कंप्लीटली रीड कर लें, अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट कर लें। मैं आपको मैसेज करूँगी, उस मैसेज के बाद आप अपना जो असाइनमेंट वर्क है, मेंस जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, आप मुझे सेंड करेंगे। और मेरे मैसेज करने के बाद आप मुझे सेंड करेंगे, मैं आपको टाइम पीरियड दे दूँगी, उसमें आप सेंड कर सकते हैं। और ध्यान रहे, जो बच्चा सेंड नहीं करता है उसके घर कॉल करके ये चीज़ें क्लियर की जाएंगी कि रीज़न क्या रहा है। तो आप सभी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में राइट कर लें। ओके स्टूडेंट, बाय।